जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 सॉरी कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर 24। आज का लेक्चर आपके लिए हमने इजी रखा है। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है बल्कि सिर्फ पास्ट पेपर्स के और आई कैप के क्वेश्चंस हैं। लेकिन ये अलग बात कि इन क्वेश्चंस में कंसेप्ट ही डिस्कस हो रहे होते हैं। इन क्वेश्चन में भी कंसेप्ट ही डिस्कस हो रहे होंगे तो आपकी उन कंसेप्ट्स की रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है। असाइनमेंट आपने किया, कितने स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट की है रिटन फॉर्म में? रिटन फॉर्म में जी सर। कोई असाइनमेंट नहीं की, सिर्फ 10% के करीब लोगों ने असाइनमेंट की है। ये क्या चक्कर है भाई? असाइनमेंट क्यों नहीं की रे? असाइनमेंट क्यों नहीं की? असाइनमेंट क्यों नहीं की? एक दो सवाल नहीं किए और वो क्यों नहीं किए भाई? असाइनमेंट क्यों नहीं की? असाइनमेंट क्यों नहीं की? किधर की है? मर्जी है आपकी। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ ले। इनोसेंट थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि अगर इन भाईजान ने मुझे कोई चीज बेची मिस रिप्रेजेंटेशन करके और मैंने वो चीज आगे किसी थर्ड पार्टी को सेल कर दी जो कि इनोसेंट है। इनोसेंट का मतलब क्या है उसे नहीं पता, जिसे ला अल्फाज इस्तेमाल करता है इनोसेंट के लिए। जो लीगल वर्ड है वो है इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन। जो इनोसेंट का लफ्ज, इनोसेंट तो आम जबान का लफ्ज है ना प्यारे भाई। इनोसेंट क्या है? आम जबान का लफ्ज। लफ्ज इनोसेंट के लिए लीगल वर्ड क्या है? इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन। अगर थर्ड पार्टी ने इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन कोई चीज खरीदी तो हम कहेंगे वो है इनोसेंट थर्ड पार्टी। तो अगर मैंने किसी इनोसेंट थर्ड पार्टी को वो चीज बेच दी जो इन्होंने मुझे झूठ बोल के दी थी, तो क्या अब मेरे लिए ये कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल रहा? नहीं रहा, क्योंकि अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करता हूं तो मुझे वो चीज जो मैं आगे थर्ड पार्टी को बेच चुका हूं वो उससे वापस ला के इनको देनी पड़ेगी। तो लॉ कहता है थर्ड पार्टी चूंकि इनोसेंट है हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इनोसेंट पर्सन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ना। तो जो थर्ड इनोसेंट पार्टी को अगर हमने कोई प्रॉपर्टी बेच दी है तो उसके बाद अब कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए वाइडेबल नहीं रहा। ये बात समझ आ गई आपको? ठीक है। इसमें इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन को अंडरलाइन कर लिया आपने। इसका मतलब है ये थर्ड पार्टी इनोसेंट है। जिस जगह भी इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन लिखा नजर आ जाए समझ जाए क्या इनोसेंट है। इनोसेंट अगर माइनर फ्रॉड करे तो हमने पढ़ा होगा उसमें कोई प्रॉब्लम, उससे आप रिकवरी नहीं कर सकते जी। मटेरियल फैक्ट्स क्या? आगे भी तो बोल भाई, कोई आगे पीछे कुछ बोलेगा तो मैं समझ। मटेरियल, अच्छा मटेरियल फैक्ट का मतलब तो फैक्ट है। मटेरियल का मतलब है मेजर। मेजर मटेरियल का मतलब क्या है? मेजर। लिख ले, आपने बाद में फिर पूछना है मेरे से मटेरियल। लिख ले भाई, लिख ले। मटेरियल का मतलब है मेजर। कॉन्ट्रैक्ट में कोई माइनर छोटी मोटी प्रॉब्लम हो ना तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन मटेरियल बड़ी प्रॉब्लम हो तो फिर इशू है। ठीक है। बड़े इशू हो तो जैसे चेक होता है ना, चेक आपको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर में से एक एग्जांपल दे दूं। चेक अगर आपके पास है, आप उसमें मटेरियल चेंज करेंगे ना तो चेक डिसऑनर हो जाता है, लेकिन अगर माइनर चेंज करेंगे तो फिर डिसऑनर नहीं होता। ठीक है। जैसे मटेरियल चेंज किया है, आपने चेक देखा लिखा हुआ था चेक किसके नाम पे है? एम सलमान के नाम पे। आपने एम के आगे डॉट नहीं लगा हुआ था, आपने डॉट लगा दिया। क्या ये चेक डिसऑनर होगा कि पे हो जाएगा? पे हो जाएगा। हालांकि चेंज तो कर दिया आपने, चाहे एक नुक्ता ही लगाया, चेंज तो कर। ये माइनर चेंज है। माइनर इशू से कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन अगर आप एम सलमान लिखा हुआ है, नईम साहब को चेक मिला, नईम साहब ने कहा है एम सलमान लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा, उसको काट के इन्होंने एम नईम कर दिया। अब बताइए क्या ये माइनर अल्टरेशन है कि मटीरियल? अब नहीं, चेक कैश अब डिसऑनर हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं माइनर फैक्ट्स में थोड़ी बहुत बात आगे पीछे हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मटीरियल फैक्ट्स इनमें अगर प्रॉब्लम हुई तो कॉन्ट्रैक्ट फारेगा। मटीरियल फैक्ट्स समझ आ गया मेरा भाई? अच्छा मुझे बताइए मटीरियल फैक्ट्स किस लाइन में यूज है? लाइन तो पढ़ा दे हमें, बहाने से मटीरियल फैक्ट्स वाला कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। हाँ मटीरियल फैक्ट्स में ना भाई माइनर ना ना ना, ना। उसको कुछ नहीं कहने का मटीरियल फैक्ट्स। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं भजन, बाजू का ऐसा होता है उस्ताद शागिर्द, फिड्यूशरी रिलेशनशिप है ना, फिड्यूशरी। हाँ अगर आपके वालिद साहब आपको ऐसे हल्का सा लगा भी दे तो आपके बदले में उनको लगाएंगे? नहीं। लेकिन अगर छोटा भाई लगा दे आपको फिर दो लगाए, यही समझाना चाह रहा था। तो बाज़ औक़ात उस्ताद शागिर्द से कोई मजाक कर लेता है, मजाक कोई हल्की कोई बात कर दी है ऐसे, तो वो और बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने एक दूसरे से मजाक करना है, नहीं नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं अगर किसी भाई को प्यार से कह दूं है कुछ हल्की सी असाइनमेंट नहीं की तो आपने अगले दिन उसकी असाइनमेंट चेक करके उसे नहीं लगानी, ये हक आपका नहीं है, ये सिर्फ किसका है? उस्ताद का। तो कोई उस्ताद बात कर दे, कोई मजाक कर ले, वो समझ गए बात? अच्छा हाँ, तो मटीरियल फैक्ट्स के बारे में अगर कोई साइलेंट रहता है, ठीक है, व्हेन साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, तो फिर वो फ्रॉड होगा। मटीरियल लफ्ज़ समझ आ गया? मेजर। और कोई क्वेश्चन? सर ये the silence amount to fraud में there is a duty obligation to disclose such facts in fiduciary relationship में सर इसी कोई एग्जांपल है? हाँ उसने कहा इक्विवेलेंट टू स्पीच, जब इक्विवेलेंट टू स्पीच हो तब साइलेंट रहे तो ये फ्रॉड होता है। ड्यूटी टू स्पीच की भी बात करता है। मेन कंसेप्ट हमारा क्या था? मेन कंसेप्ट ये था जहां से कहानी शुरू हुई थी, इज साइलेंस फ्रॉड, तो हमने इसका जवाब ये लिखा था नो। लेकिन फिर आगे डिस्कशन चली तो हमने कहा दो सिचुएशन ऐसी हैं जिनमें साइलेंस इज इक्वल टू फ्रॉड है, जिनमें एक था कि फिड्यूशरी रिलेशनशिप हो। फिड्यूशरी रिलेशनशिप का मतलब ऐसा रिलेशनशिप जिसमें मोस्ट ट्रस्ट एलिमेंट होता है, जैसे वालदैन का, जैसे उस्ताद का रिलेशनशिप, ये फिड्यूशरी रिलेशन। और फिर उसका था व्हेन साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच। इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको दी थी कि अगर हमारी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, हमारी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है और ये भाईजान पूछते हैं, जैसे घोड़ा है, हमें पता है पागल है, लेकिन इन भाईजान ने कुछ पूछा ही नहीं, मैंने बताया ही नहीं, क्या ये फ्रॉड है? नहीं फ्रॉड। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि ये मेरे स्टूडेंट है, अब इन्होंने नहीं पूछा, मैंने नहीं बताया, क्या अब फ्रॉड है? अब क्यों फ्रॉड है? फिड्यूशरी रिलेशनशिप की वजह से। अच्छा अगली कहानी सुने, ये मेरे स्टूडेंट कोई नहीं है, तो कस्टमर है, चलते चलते इन्होंने कहा भाई घोड़ा खरीदा, मैंने कहा बिल्कुल खरीदे। इन्होंने कहा अच्छा अगर इससे कोई मर्ज है किसी किस्म का, कोई मसला है तो बता दीजिए। अब मैं साइलेंट रहता हूं, अब मेरे साइलेंट रहने का मतलब क्या है? नो। हालांकि मैं साइलेंट रह रहा, लेकिन मेरी साइलेंस भी कोई ना कोई मैसेज कम्युनिकेट कर रही है, क्या कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस सिचुएशन में अगर साइलेंट रहता हूं तो उसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं? मैसेज क्या दे रहा हूं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फ्रॉड होगा। बात समझ आई? अच्छा एक और एग्जांपल आपने पिक करना है, इसमें इक्विवेलेंट टू स्पीच है कि नहीं। इन भाईजान ने पूछा क्या घोड़े में कोई प्रॉब्लम है? इस वक्त घोड़ा ठीक था, मैंने कहा घोड़े में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है सर, मैं घोड़े में प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं कल आता हूं। कल ये पेमेंट लेके आए, रातों रात घोड़ा पागल हो गया। अब अगले दिन ये आए, अगले दिन ये क्या एज्यूम कर रहे होंगे कि वही घोड़ा, अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये घोड़ा पागल होता ना तो मेरा कोई लेना देना नहीं था, तो घोड़ा इनका हो गया।
वो तो घोड़ा इनका हो गया, सास फैद जो भी है, जिंदा मुर्दा घोड़ा। लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, अगले दिन है। मुझे बताइए क्या मुझे इनको इन्फॉर्म करना चाहिए? अगर मैं साइलेंट रहता हूं क्या ये इक्विवेलेंट टू स्पीच होगा कि नहीं? होगा, क्योंकि अब वो यही एज्यूम कर रहा है कि मैंने इनसे सवाल पूछा हुआ था। तो अगर इसमें कोई बाद में कॉन्ट्रैक्ट से पहले अगर कोई चेंज आ जाता है तो वो चेंज मैंने बताना है, क्योंकि पूछा हुआ था। ठीक है जी। जैसे मुझे ये बताइए, आप आज मेरे से सवाल करते हैं, सर हमारे सिलेबस में, अच्छा सिलेबस में चेंज आया, मैं साइलेंट रहता हूं, बताता ही नहीं। साइलेंस, क्या ये फ्रॉड है? जी सर। हाँ शाबाश, फ्रॉड है। क्यों भला? फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। शाबाश। फर्ज कीजिए कि ये फिड्यूशियरी रिलेशनशिप को रूल आउट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। सिलेबस आपका इस वक्त आपने पूछा, चेंज हुआ है, एज ऑन टुडे सिलेबस में कोई चेंज नहीं आई कैब की तरफ से। ठीक है, मैंने कहा चेंज नहीं है। आपने महीने के बाद चेंज आया, फिर नहीं पूछा मेरे से। महीने के बाद आप तो आई कैब की साइट पे जाते नहीं होंगे ना, हम दूसरे तीसरे दिन चक्कर लगाते रहते हैं। तो हमने चक्कर का महीने के बाद पता चला सिलेबस में चेंज आ गया है ना। आपने, आप महीना पहले आपने पूछा था और महीने बाद नहीं पूछा, लेकिन चेंज आ गया, क्या मुझे आपको बता देना चाहिए? बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? हाँ। अब अगर मैं नहीं बताता तो ये साइलेंस इक्वल टू स्पीच हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी मेरे से क्वेरी पूछी हुई है। जी सर। तो मकसद यही है ना कि सिलेबस में कोई चेंज है तो बता दो। हाँ, अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया, पेपर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया सारे का सारा, उसके बाद चेंज आता है, वो नहीं बताना। ठीक है, यानी अगर सिलेबस में चेंज आता है, मैं अपने रनिंग बैच वालों को तो बताऊंगा, लेकिन जो बैच प्रीवियसली खत्म हो चुके हैं उनको नहीं बताऊंगा। तो इस ध्यान में रखिएगा, अगर सवाल पूछा जो उसका जवाब दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले, साइन होने से पहले उसमें कोई चेंज आ जाए तो वो हमें बताना चाहिए, क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं, उसको अपडेट करना चाहिए। अपडेट नहीं करते तो फिर ये साइलेंस इक्वल टू स्पीच हो जाएगा। जी, अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर के साथ हो गया और घोड़ा पागल हो गया, आपको पता नहीं है, और वो घर लेके गए, जब उनको पता चला बात, हाँ, अगर वो पता नहीं है, इन्होंने पूछा था, पता नहीं, तो फिर मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी ना। वो फिर सवाल आएगा मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड, किधर लेके जाना। लेकिन बहरहाल अगर मैं नहीं बताता तो वो प्रॉब्लम जरूर है। जी चलिए, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कितने थे? 11 से अच्छा सॉरी, एक और क्वेश्चन भाई ने पूछा था कल, तो मैंने कहा था ये चूंकि ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, जवाब दे दूं। कुछ स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि सर हमने किस चीज का रटा लगाना है और किसका रटा नहीं लगाना। ये क्वेश्चन मैंने पहले डिस्कस किया कभी? ये इस, अच्छा सुन लें, ये थ्योरेटिकल जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनमें स्टूडेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन होता है, हमने किस चीज का रटा लगाना है, किस चीज का रटा नहीं लगाना। देखिए, सवाल ये नहीं होना चाहिए किस चीज का रटा लगाना है किसका नहीं, भाई रटा तो हर चीज का लगाना है। सवाल ये होना चाहिए था कितना रटा लगाना है, कितना याद करना। रटा हर कंसेप्ट में है, रटा हर कंसेप्ट में है, लेकिन कितना रटा। एवरेज स्टूडेंट के लिए बेहतर ये होता है, जो एडवाइस देने जा रहा हूं, ये मोर देन 90% स्टूडेंट के लिए ये एडवाइस है। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है या जो एवरेज स्टूडेंट है, जिनको इंग्लिश में सेंटेंस लिखना आता है, ऐसे लिखना आता है आपको, इंग्लिश में खुद से ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे ना भी लिख पाए, एक सेंटेंस अगर आप खुद से लिख सकते हैं तो ये एडवाइस उनके, जो कि मेरा ख्याल मोर देन 90%। सिर्फ वो स्टूडेंट्स जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं लिखनी आती, जिनको बिल्कुल इंग्लिश का कुछ का दुखा शायद होंगे, उनके लिए ये एडवाइस नहीं है। ये वो एडवाइस है मोर देन 90% स्टूडेंट्स के लिए जो खुद से सेंटेंस को बना सकते हैं। आप लोगों ने सिर्फ हेडिंग्स याद कर, डेफिनेशन सारी याद करनी है, डेफिनेशन पूरी की पूरी याद करनी है, बाकी जो कंसेप्ट्स हैं उनकी सिर्फ हेडिंग याद करनी है। जैसे एसेंशियल्स हैं, एसेंशियल्स है, आपने सिर्फ एसेंशियल्स की हेडिंग याद करनी। फ्रॉड डेफिनेशन एसेंशियल्स है, डेफिनेशन तो एज इट इज पूरी की पूरी छापनी है ना, उसमें तो रायत नहीं होती। लेकिन बाकी के जितने भी कंसेप्ट्स हैं जिनमें हेडिंग है, और अगर आप देखें तकरीबन हर कंसेप्ट में हेडिंग होती है, आपने सिर्फ हेडिंग को याद करना है, हेडिंग के नीचे एक्सप्लेनेशन आपने याद नहीं करनी। आपकी जिंदगी अजाब हो जाएगी अगर आप एक्सप्लेनेशन को भी याद करने की कोशिश करेंगे। याद हेडिंग को करना है,
लेकिन एक्सप्लेनेशन को पढ़ना और समझना जरूर है, ताकि एग्जाम में जब आप हेडिंग लिख दें तो आगे उसको अपने अल्फाज में एक्सप्लेन। एग्जाम में हेडिंग भी जहन में आ जाए ना, पार होता है पेपर पार हो जाता है अगर हेडिंग भी सारी जहन में आ जाए। तो हेडिंग याद करनी है, एक्सप्लेनेशन याद नहीं करनी, लेकिन पढ़नी समझनी है। एक्सप्लेनेशन ध्यान से, ये ना एक बार में क्या सर आपने कहा सिर्फ हेडिंग को ही पढ़ना है, ना, याद हेडिंग को करना है, एक्सप्लेनेशन को पढ़ना समझना है, ताकि एग्जाम में अगर वो एसेंशियल्स पूछे या कोई भी कंसेप्ट पूछे तो हम हेडिंग एज इट इज लिख दें, एक्सप्लेनेशन अपने अल्फाज में। यहां तक बात समझ आ गई आपको? अब भी नहीं, आगे चले। अच्छा, इससे आगे स्टूडेंट का ये सवाल होता है, सर इकोनॉमिक्स में या I2B में ऐसे सब्जेक्ट है, इनमें तो चले खुद से लिख लें, लेकिन ये तो लॉ है, ये तो लॉ है। लॉ की लैंग्वेज तो अपनी बड़ी स्पेसिफिक और स्पेशल किस्म की लैंग्वेज होती है, तो इसमें क्या लॉ को एज इट इज उसके अल्फाज में लिखना जरूरी नहीं है? क्या एज इट इज अल्फाज में लिखना चाहिए हमें? अगर आप कह रहे हैं हम अपने अल्फाज में लिख दें, हमारी तो जैसी इंग्लिश है वैसे ही लॉ भी बन जाएगा फिर, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। हमने ये सवाल ICAP से पूछा, ICAP ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। और ये सवाल इतने स्टूडेंट्स ने पूछा कि ICAP ने अपनी वेबसाइट पे लिख के इसका जवाब कि भाई जिसको पढ़ना है उधर से पढ़ लो, मेरे से ना पूछना। ICAP की वेबसाइट पे इसका जवाब मौजूद। लेकिन ICAP दो बातें आपको कहता है खुद से, जब आप लिख रहे हो ना लॉ में, दो बातें कहता है जहन में रखनी है। पहली बात, लॉ चेंज ना हो, लॉ चेंज ये ना हो जिसको हमने कहा हुआ है यस, आप इंग्लिश ऐसी लिखे कि वो नो बन जाए, ऐसे नहीं। इंग्लिश ऐसे लिखनी है कि जिसको हमने यस कहा है आपने भी उसको यस करना है, जिसको नो कहा है नो का, सेंस सेम रहे। ICAP कहता है कंसेप्ट शुड बी सेम, वर्डिंग्स में बी डिफरेंट। जब आप खुद से लिख रहे होंगे लॉ की एक्सप्लेनेशन को, हेडिंग को एक्सप्लेन कर रहे होंगे, ICAP क्या कहता है? वर्डिंग में भी डिफरेंट बट कंसेप्ट शुड बी। अगर वर्डिंग डिफरेंट होने से कंसेप्ट भी डिफरेंट हो गया, आप तो गए हो, आ गए। वर्डिंग डिफरेंट हो सकती है, कंसेप्ट डिफरेंट, ये बात समझ आ गई? हाँ। और ICAP कहता है कुछ अल्फाज आपने लॉ के ही इस्तेमाल करने हैं, जैसे पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, इसको मैड मैन नहीं कहना। ये अनसाउंड सर बड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि लॉ ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना। हाँ, आगे पीछे बाकी अल्फाज आप इस्तेमाल कर लें। क्लियर हुई है? क्रेजी भी नहीं लिखना, क्या लिखना है? अनसाउंड माइंड जी। एक्सेप्शंस है तो उसके लिए लफ्ज़ एक्सेप्शन ही लिखना है, इसको एग्जेम्पशन नहीं लिख देना। हाँ, एक्सप्लेनेशन, यही तो कल रहा हूं। और हेडिंग को एज इट इज लिखना है, एक्सप्लेनेशन एज इट इज लिखना जरूरी नहीं है। हाँ, इसकी हेडिंग है ही नहीं। अगर जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो सेम रखें ना। अब याद करें, अगर मैं ये याद करूं, मैं पूरी लाइन तो याद नहीं करूंगा, ठीक है, मैं तो सिर्फ इतना याद करूं लिखूंगा, जैसे पहला इफ एग्रीड पार्टी हैड मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ, तो मैं सिर्फ याद कर लूंगा मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग, ठीक है, या मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ। आगे पीछे तो रेगुलर अल्फाज है वो यूज कर लेंगे। सेकंड में एक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, यानी अगर हेडिंग नहीं है किसी कंसेप्ट की तो भी आप सिर्फ कीवर्ड याद कर लें, बेहतर है। तो ये बात समझ आई इन शॉर्ट। तो अब अगर आपसे पूछे कि क्या लॉ को एज इट इज याद करना जरूरी है, आपने क्या जवाब देना है? हरगिज नहीं है। डेफिनेशन और हेडिंग एज इट इज याद कर लो, बाकी एक्सप्लेनेशन अपने अल्फाज में दे दो, लेकिन मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। यही सारी बात ना बुक के शुरू में भी किसी जगह लिखी हुई है शायद। हाँ जी, ये सबसे पहले दूसरे पेज पे है, ठीक है, एग्जामिनेशन गाइडेंस फॉर बिजनेस लॉ, ठीक है। और बल्कि यहाँ पे मैंने वो लिंक भी दे दिया हुआ है कि ICAP की वेबसाइट के ऊपर किस जगह पे ये लिंक है ना, ये हाँ, वहां से उठा के क्वेरी और उसका आंसर दे दिया है। बल्कि इसमें कहीं ICAP ने लिखा हुआ था, हाँ
सबसे अहम चीज कह रहा है टेस्टिंग ऑफ मेमोरी इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ ICAPS एग्जामिनेशन सिस्टम। कहता है हमारा मकसद आपकी मेमोरी टेस्ट करना नहीं है, कंसेप्ट टेस्ट करना है। हमने रटा नहीं चेक करना, क्या करना है, कंसेप्ट। तो मेरा भाई क्लियर हो गया, आपका आंसर मिल गया, आपने पूछा था प्यारे भाई। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ चले। Speak about Abid's motorcycle factory in Faisalabad. On Abid's representation that 50,000 motorcycles are assembled at his factory annually. Shafiq later found that factory has a capacity to manufacture 35,000 motorcycle only per annum. ये वो सिर्फ उसने तो 50 कहा था, ये तो सिर्फ 35,000 है। Shafiq now wants to rescind the contract on the ground that his consent was obtained by misrepresentation. शफीक चाहता है कि मिसरिप्रेजेंटेशन थी, अब कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहता है। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट 1872 लिस्ट द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच शफीक में नॉट बी एबल टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट। क्या सिचुएशन है जब वो रिसेंड नहीं कर सकता? एक्टेड ऑन द बेसिस डिड नॉट एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सारी एक्सेप्शन लिख देंगे। शाबाश, उन्होंने बात ही खत्म की। उन्होंने कहा सर एक एक्सेप्शंस ही कंसेप्ट है कि कब कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं। भाई एक्सेप्शंस लिखेंगे कि एसेंशियल लिखेंगे ना यहाँ पे, एक्सेप्शंस लिखेंगे। 11 में कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। 12 briefly discuss whether following agreements are caused by misrepresentation. Anwar sold a mine to Munawwar and told certain facts about the mine which were incorrect. Anwar believed them to be true. Later Munawwar discovered the real facts. मिसरिप्रेजेंटेशन है, फ्रॉड है कि कुछ भी नहीं है? लेकिन वो तो बेचारा मासूम है, उसको तो पता ही नहीं था, फिर भी मिसरिप्रेजेंटेशन है। हाँ, इसीलिए तो मिसरिप्रेजेंटेशन है कि उसे पता नहीं था। पता होता तो फ्रॉड ना हो जाती। दुरुस्त, शाबाश। अब चलिए सेकंड पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में क्या कह रहा है? Azhar told mother that monthly sale of his business was rupees 50 million. Before the contract was signed, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले क्या हुआ? सेल वाज डिक्रीज टू 35 मिलियन। अजहर डिड नॉट इन्फॉर्म मदर अबाउट द डिक्रीज। पहले बताया घोड़ा सही है, बाद में डील फाइनल होने से पहले घोड़ा पागल हो गया, उसने नहीं बताया। बताइए, बताना चाहिए था कि नहीं? बताना चाहिए था। साइलेंस इक्वल टू स्पीच। तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन है क्या? ये फ्रॉड है। हाँ चलिए फ्रॉड लिख दे, तो फ्रॉड लिख दे। मिस रिप्रेजेंटेशन तो आप लिख देना ये फ्रॉड है। दिस इज फ्रॉड, दिस इज फ्रॉड, ये लिख दे। दिस इज नॉट रिप्रेजेंटेशन, दिस इज फ्रॉड। फ्रॉड कर, बिकॉज साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच। लेकिन उसने मिस रिप्रेजेंटेशन कहा तो मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं लिख दे, वो भी चलेगा, मिस रिप्रेजेंटेशन भी चलेगा। लेकिन बहरहाल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, ये पक्का है। मिस रिप्रेजेंटेशन लिखे या फ्रॉड लिखे, ये एक चीज तो पक्की है, उसमें हम सारे एग्री करते हैं। क्या? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। फिर इसके बाद नेक्स्ट, ये हाइब्रिड के साथ सो रहे थे नहीं सो रहे थे। अच्छा, आपने कहा होगा सर ने कौन सा चक्कर लगाना है इधर, ऐसे ही है। चलिए 12 का पार्ट सी। द सेलर टोल्ड द बायर दैट बाइक इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स बट देयर वाज ए बिल्ट इन डिफेक्ट इन इट। उसने कहा बाइक फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, लेकिन असल में बिल्ट इन डिफेक्ट था। तो बताइए अब मिस रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं? कैसे है? उसे पता ही नहीं था। अगर पता होता तो फ्रॉड हो जाती। उसे बताया हुआ कि उसे नॉलेज था कि नहीं था? ये नहीं बताया हुआ, तो फिर जाहिर है मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं। तो उसने चूंकि हेडिंग मिस रिप्रेजेंटेशन की बनाई है, तो हम इसीलिए मिस रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे कि अज्यूमिंग उसे नॉलेज था, ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन अगर उसे नॉलेज नहीं होता तो ये क्या होता है?
फ्रॉड होता है। कॉन्ट्रैक्ट बहरहाल वैलिड नहीं है। क्या है कॉन्ट्रैक्ट? वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। 13 में क्या कहता है? ब्रीफली डिस्कस वेदर एग्रीड पार्टी रिसेंट द कॉन्ट्रैक्ट इन फॉलोइंग केसेस। बताइए इन केसेस में पार्टी कॉन्ट्रैक्ट रिसेंट कर सकती है कि नहीं? आजम सोल्ड ए मशीन टू बाबर अंडर मिस रिप्रेजेंटेशन दैट इट इज मेड इन जर्मनी। अंडर मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये बात गलत है। कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी का नाम रखा है उसने कोई, बाबर। बी अहमद सोल्ड वीट ऑफ सर्टन क्वालिटी टू हसन अंडर मिस रिप्रेजेंटेशन विच हसन एंड हिज फैमिली कंज्यूम्ड। ठीक है, उन्होंने कहा ये कर्नल चावल है, वो निकला कौन सा? टोटा था। अभी क्या हुआ? लेकिन उन्होंने कहा कि खा खू लिया। लेटर हसन डिस्कवर्ड द मिस रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ वीट। बाद में जब पेट में दर्द हुआ तो पता चला ये क्वालिटी सही नहीं। क्या कॉन्ट्रैक्ट रिसेंट हो सकता है? हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट रिसेंट नहीं, क्यों नहीं हो सकता? पार्टीज कैन नॉट बी रिस्टोर्ड टू ओरिजिनल पोजीशन। सब अच्छा, हाँ कंज्यूम हो तो रिस्टोर्ड नॉट बी रिस्टोर्ड टू ओरिजिनल पोजीशन, यही है ना? ये एक ही है। कंज्यूम हो गया तो मतलब यही है, कैन नॉट बी रिस्टोर्ड टू। अच्छा, यहाँ पे आगे चलते हैं, एक्सेप्ट केस को आगे लेके। क्या यहाँ पे एग्रीड पार्टी डैमेजेस क्लेम कर सकती है? नहीं। डैमेजेस का असूल होता है अगर आप का पैसे खर्च हुए हैं, नुकसान हुआ है, तो फिर आपको डैमेजेस मिलेंगे, वरना नहीं। अगर ये घर में ही रहते हैं और थोड़ी देर बाद इनकी तबीयत खराब हुई थी, ठीक हो गई, तो नो डैमेजेस। लेकिन पुअर क्वालिटी को कंज्यूम करने से अगर इनकी तबीयत खराब होती है और डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर डैमेजेस मिलेंगे। और कितने डैमेजेस मिलेंगे? डॉक्टर की फीस और मेडिसिन का खर्चा, ये इनको मिलेंगे डैमेजेस। मिस रिप्रेजेंट, ये भाई कह रहे हैं मिस रिप्रेजेंटेशन में डैमेजेस होते ही नहीं है। मे और मे नॉट कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है भाई, पढ़ाया था कल, कोर्ट लिखा भी हुआ है, उसमें मे का लफ्ज है। क्वेश्चन 14, अलर्ट हो जाएं फौरी तौर पे, सतर्क हो जाएं सारे। 5 रुपए का क्वेश्चन है। कह रहा है जिसने इस सवाल का जवाब सही दे दिया ना, समझ ले सारे कंसेप्ट का हक अदा कर दिया। जिसने टाइम जाया किया तो फिर एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा, आपको पता है। गफार परचेज्ड ए पीस ऑफ लैंड फ्रॉम शरीफ who is an engineer by profession. During the discussion prior to purchase, Sharif had told Ghaffar that in his opinion the land would be able to support 2500 mango trees. However, only 2300 trees could eventually be planted on the land. Under the provisions of contract at 87 discuss whether Ghaffar can claim damages on the grounds. हाँ जी, इसेंशियल मिसिंग है। कौन सा इसेंशियल? हाँ जी, ये फैक्चुअल स्टेटमेंट नहीं है, ये ओपिनियन है। ओपिनियन है, फैक्चुअल स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए फ्रॉड नहीं है। शाबाश। एक भी इसेंशियल ना हो तो वो कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता ना, फ्रॉड नहीं। नेक्स्ट 55, सॉरी 15, अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872
डिस्क्राइब द टर्म फ्रॉड। इसमें कितनी चीजें थी? 3 पॉइंट्स थे कि 5 थे? 5 पॉइंट्स थे। कौन कौन सा? फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, एम्प्टी प्रॉमिस, ठीक। 16 ब्रीफली डिस्कस वेदर फॉलोइंग एग्रीमेंट्स आर कॉज्ड बाय फ्रॉड। बताना इन एग्रीमेंट्स में फ्रॉड हुआ कि नहीं। Azam sells to Babar locally manufactured goods, representing them to be imported goods, charging a higher price. Fraud. ठीक है। Zia furniture dealer conceals the cracks in furniture sold by him by using some packing material and polishing it in such a way that buyer even after reasonable examination cannot trace the defect. ये एक्टिव कंसीलमेंट है। फ्रॉड है किस वजह से? एक्टिव कंसीलमेंट। सी बाइंग गुड्स अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विद इंटेंशन ऑफ नॉट पेइंग द प्राइस। एम्प्टी प्रॉमिस। एम्प्टी प्रॉमिस। डी ए कंपनी issued a prospectus containing a statement that company paid dividend between 2001 to 7, implying that company has been profitable. In fact, the company suffered losses in those years and paid dividend out of reserves. अब मुझे बताइए, क्या ये और कंपनी को पता था फ्रॉड है कि नहीं? फ्रॉड है, क्योंकि प्रॉफिट नहीं था, लेकिन उन्होंने ये दूसरी पार्टी को लॉस ही नहीं हुआ। ये तो उसके बारे में साइलेंट है। दूसरी पार्टी ने जब शेयर्स खरीदे उसको लॉस हुआ कि नहीं हुआ, इसके बारे में तो साइलेंट है। दोनों को डिस्कस कर लें, वरना नॉर्मली ये भी ऑप्शन है कि जिस चीज का डिस्कशन नहीं है इसका मतलब है वो मसला नहीं है। जिस चीज की केस स्टडी में इंफॉर्मेशन नहीं है वो मसला नहीं है। तो अज्यूम कर ले कि वो ठीक है, उसको कोई वो उसको डिस्कस ही ना करें, गिवन फैक्ट की बेस पे डिस्कशन करें कि ये फ्रॉड है, गिवन फैक्ट्स के अंदर रहते हुए। या इफ करके भी लिख सकते हैं आप। E. Amir sold his house to Basit for rupees 10 million. The house was mortgaged with Salman for rupees 10 million. Anwar did not inform Basit about it, although it was his legal obligation to do so. लीगली रिक्वायर्ड था, लेकिन वो नहीं बताया उसने, तो ये फ्रॉड हो रहा है। शाबाश, क्योंकि लीगल ऑब्लिगेशन आ गई ना, तो बताना है, और नहीं बताता तो इक्विवेलेंट टू स्पीच समझा जाएगा। एफ कामरान बाउट, अच्छा ये इक्विवेलेंट टू स्पीच क्लियर हो गया क्यों समझा जाएगा? क्योंकि उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बताना, नहीं बताता फ्रॉड। Kamran bought a car from Habib for rupees 1.2 million. Habib made an unwarranted statement believing it to be true. Regarding unwarranted का मतलब गूगल पे सर्च करके बताएं जरा, unwarranted का मतलब क्या होता है? अनवारंटेड का मतलब मुझे गूगल करके बता दीजिए, सिर्फ इतनी। गैर जरूरी। हबीब में अनवारंटेड बिलीविंग इट टू बी ट्रू, गैर जरूरी बिला वजह। टू ट्रू रिगार्डिंग मॉडल ऑफ द कार, मॉडल ऑफ कार कुड हैव बीन डिस्कवर्ड बाय ऑर्डिनरी डिलीजेंस, नॉट वाइडेबल। तो बताइए वैलिड फ्रॉड है क्या? क्यों नहीं है? ये एक्सेप्शन में पहला पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं है। क्यों? ऑर्डिनरी डिलीजेंस से डिस्कवर हो सकते थे। ठीक है, इसलिए अगर कभी आपके सिलेबस में कोई चेंज आता है और मैं आपको नहीं बताता, ठीक है, तो आप फ्रॉड केस मेरे खिलाफ करेंगे, तो मैं कोर्ट में जाके क्या डिफेंस अपना लूंगा? कुड हैव बीन डिस्कवर्ड बाय ऑर्डिनरी डिलीजेंस। स्टूडेंट्स से बैठे फेसबुक पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, आईकैप की साइट पे भी जाना था इन्होंने, नहीं गए। अगर साइट पे जाते फौरन पता चल जाता, इनको फौरन पता चल जाता सिलेबस चेंज हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट जी,
Amir sells by auction to Bano a horse which Amir knows to be unsound. उसको पता घोड़ा पागल है. Amir says nothing to Bano about horse unsoundness. फ्रॉड है. शाबाश. किसने कहा फ्रॉड है? नहीं है. ये नहीं. क्यों नहीं है? साइलेंस इज नॉट फ्रॉड. साइलेंस इज नॉट फ्रॉड. सिर्फ 2 एक्सेप्शंस हैं जिनमें फ्रॉड, और ये एक्सेप्शन कोई भी नहीं बताइए. एक्सेप्शन खुद बताएगा, ये आगे देखे ना. Amir sells by auction to Bano a horse which Amir knows to be unsound. Amir says nothing to Bano about horse unsoundness. Bano is Amir's daughter and has just come of age. देखा उसने क्लियरली बता दिया एक्सेप्शन. अब की बार फ्रॉड है. अब की बार क्यों फ्रॉड है? फिड्यूशियरी रिलेशनशिप की वजह से. Amir sells by auction to Bano a horse which Amir knows to be unsound. Bano says to Amir, if you do not deny it, I shall assume that horse is sound. Anwar says nothing. Fraud. इसकी क्या रीजन है? Equivalent to speech. J. Abid knows that his watch is made in Pakistan but tells Babar that it has been made in Japan. Babar buys the watch for a large sum. Fraud. क्योंकि उसे पता था. 17. Briefly describe whether agreed party can rescind the contract in following cases. बताना है इस केसेस में contract rescind हो सकता है कि नहीं. A. Abid knows that his watch is made in Pakistan but tells Babar that it has been made in Japan. Babar pays amount for the watch and Abid delivers it next day. On delivery, Babar discovers the fraud committed by Abid. Fraud. बिल्कुल ठीक. B. Burhan Limited bought majority shares of Hussain Limited in order to gain control over new technological research being undertaken by Hussain Limited, and also hired a consultant who gave report on financial performance of Hussain Limited. But this report was not considered while making decision to buy shares. This report was not considered. Later, Burhan Limited discovered that report on financial performance contained an error, not intentionally by a consultant. जी, एरर था. क्या ये मिसरिप्रेजेंटेशन है? क्यों? एरर गलत तो है. फैसला ही उसकी बेस पे नहीं किया, फैसला तो रिसर्च लेने के लिए किया. हाँ जी. C. Anam Limited bought majority shares of Sanam Limited on the basis of financial statements which were materially misstated. After discovering the fraud, जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस पे शेयर्स खरीदे वही गलत थी. After discovering the fraud, Anam Limited transferred high value properties of Sanam Limited to itself on low price to cut its losses. बाद में उसने अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लिए प्रॉपर्टी ताकि नुकसान कम हो. बताइए कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है? फ्रॉड था. रिस्टोर क्यों नहीं कर सकते? हाँ, ये आर्गुमेंट ठीक है. रिस्टोर तो कर सकते, लैंड तो दोबारा वापस जा सकती है, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट कौन सा अप्लाई होगा? ऑब्टेन बेनिफिट्स आफ्टर नोइंग द ट्रूथ. ऑब्टेन बेनिफिट्स आफ्टर नोइंग द ट्रूथ. D. Ahmed sold certain goods to Umar by fraud. Umar sold same to Ali, who acquired it in good faith and for consideration. In good faith for consideration का मतलब क्या? Innocent third party. Innocent third party. Later Umar discovered the fraud. बाद में उमर को फ्रॉड का पता चला. रिसेंट क्यों नहीं कर सकता? इनोसेंट थर्ड पार्टी को ट्रांसफर हो चुके हैं, वो एक्वायर कर चुके हैं. E. Ahmed sold wheat of certain quality to Hassan by fraud, which Hassan and his family consumed. Later Hassan discovered fraud regarding quality. ये तो भी डिस्कस कर दिया है, रिपीट कर रहा है.
If Abid knows that his watch is made in Pakistan but tells Babar that it has been made in Japan, Babar pays amount for the watch and Abid delivers next day. Babar committed one of his client Arslan a made in Japan watch based on contract with Abid. On delivery, Babar discovered the fraud committed by Abid. What course of action is available to Babar? सेंड कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रेसिड कर सकता है? क्या डैमेजेस क्लेम कर सकता है? क्यों, क्या इसको नुकसान हुआ है कोई केस में? कहीं से आपको लग रहा है कि इसको नुकसान हुआ है? भाई डैमेजेस तो तब होते हैं जब डैमेज हो कोई। डैमेजेस कब पे होते हैं? जब कोई डैमेज हो, कोई लॉस। क्या इसमें लॉस हुआ? कोई लॉस नहीं हुआ। सर सेकंड कॉन्ट्रैक्ट जो नहीं हुआ उसने जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट आगे डिलीवर करनी थी अब नहीं की, उसका वो लॉस तो हुआ होगा। तो इसको कॉन्ट्रैक्ट भी रिसिंड कर सकता है और यहाँ पे डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है क्योंकि नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ। यहां तक कोई प्रॉब्लम? 17 के जितने भी पार्ट्स थे किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। 17A, Abid sells certain merchandise to Sajid, warranting to be of a particular quality, and Sajid, in reliance upon the warranty, sells it to Habib with similar warranty. The goods prove to be not according to the warranty, and Sajid becomes liable to pay Habib a sum of money by way of compensation. Is any remedy available to Sajid? ये वही बात, क्या रेमेडी अवेलेबल नहीं है? इन भाईजान ने मुझे 2 नंबर चीज बेच दी, कहा 1 नंबर मोबाइल है, वो था 2 नंबर, मैंने भी आगे बेच दिया 1 नंबर कह के। अब कस्टमर ने खरीदा, जब उसने इस्तेमाल किया पता चला 2 नंबर है, उसने मेरे पास आके एक दुकान पे शोर मचा दिया, मैंने उसे कोई ना कोई 5,000 दे के बेच दिया। क्या ये 5,000 मैं रिकवर कर सकता हूं? क्यों नहीं? थर्ड पार्टी ने थर्ड पार्टी ने, इनोसेंट थर्ड पार्टी ने एक्वायर कर लिया, इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं है, लेकिन जो नुकसान हुआ वो तो अलग चीज है। डैमेजेस तो क्लेम हो सकते हैं, डैमेजेस क्लेम, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं है लेकिन डैमेजेस तो क्लेम हो सकते हैं भाई, कि नहीं हो सकते? डैमेजेस क्लेम हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समझ गए? आई क्या? अलर्ट, 2 क्वेश्चन है, जिसने ये दोनों क्वेश्चन ठीक बता दिए उसने इस कंसेप्ट का हक अदा कर दिया, फ्रॉड का हक अदा कर दिया। जिसने तो इनाम में आपको छुट्टी दे दी जाएगी अगर मैं, अच्छा लेकिन एक शर्त पे, सवाल मैं रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट से पूछूंगा, मैं सबने नहीं बोलना वरना कैंसर। मंडे की छुट्टी, मंडे को आपका कौन सा, आपने कौन सा रिजल्ट दिया? 1 मई। हाँ 1 मई, ठीक है, छुट्टी है। ये मेरे सब्जेक्ट की, बाकियों की नहीं दे रहा। बाकियों की नहीं, मेरे सब्जेक्ट की। मैं टीचर्स की लड़ाई ना करवा देना आपस में भाई, ये क्या कि सर ने सुना। और किसी सब्जेक्ट की छुट्टी नहीं दे रहा, सिर्फ अपने सब्जेक्ट। ये बात है तो ये ले, एक और कल की भी छुट्टी है आपको। हर इतवार को छुट्टी है आपको। छोटी छोटी खुशियां, छोटी छोटी छुट्टी मिल गई, खुश हो गए। चले बात, ठीक है। अब वापिस आते हैं वापिस, लेकिन ये कंडीशनल थी 18 और 19 क्वेश्चन की परफॉर्मेंस पे।
मुगल एंड दाऊद। तो भाई कल छुट्टी दे दी है मैंने, कल इतवार को ना आ जाना, ठीक है, कल की छुट्टी। मुगल एंड दाऊद आर ट्रेडिंग इन राइस। दाऊद entered into contract with Mughal for the purchase of 50 tons of rice. Daud had private information of change in prices which would have affected Mughals' willingness to enter into the contract. यानी दाऊद ने मुगल के साथ एग्रीमेंट किया परचेज का, दाऊद ने खरीदा, दाऊद को पता था मैं खरीद रहा हूं ना, प्राइस बढ़ने वाली है, लेकिन दाऊद चुप रहा, उसने बताया नहीं। When Mughal through his own resources came to know about the price, he accused Daud of fraud and repudiated the contract. Repudiated मतलब cancelled the contract, rescinded the contract. And explain whether Mughal is justified in repudiating the contract. नहीं है justified. एक मिनट है, देखा बोल पड़ा ये, नहीं बोला सर, जवाब नहीं दिया। क्या कैंसल उसने ठीक किया? कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था ना, उसको पता था तो कॉन्ट्रैक्ट बताता। ये हाल है, मैं बताऊं क्या बताना चाहिए था उसको? क्यों नहीं बताना? पता तो था, पूछा तो नहीं है। हाँ जी, साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। फैक्ट्स बताना जरूरी नहीं होता, बायर को खुद चाहिए। ठीक, क्योंकि उसने पूछा नहीं, उसने बताया भी नहीं, तो फ्रॉड नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट रेसिंड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, वैलिड है। 19 क्वेश्चन, respond to the following scenario under the provisions of Contract Act 1872. Sultan bought electronic appliances worth ₹700,000 from Zamir on 30 days credit. Simple contract. At the time of purchase, Sultan knew that he was in insolvent circumstances. Discuss the validity of contract. एक मिनट है, ये आप बताइए, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? 19 वैलिड नहीं है, ये है वैलिड। क्यों नहीं है ये वैलिड क्यों नहीं है मेरा भाई बता? ये एम्प्टी प्रॉमिस है, फ्रॉड है, एम्प्टी प्रॉमिस है। कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी का कोई नाम है? जमीर। चलिए, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस के डिस्कशन। यहाँ पे आज के लेक्चर का अख्ताम करते हैं। अल्लाह हाफिज।